लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी टकराव को देखते हुए अमेरिका ने अपने सैनिकों को एशिया में तैनात करने का ऐलान किया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन से भारत को तो खतरा है, वो वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे दूसरे पड़ोसी देशों के लिए भी खतरा बन चुका है। पोम्पियो ने ऐलान किया कि चीन और भारत के तनाव को देखते हुए यूरोप समेत दूसरी जगहों पर तैनात अमेरिकी सैनिकों की तादाद घटाई जाएगी और उन्हें ऐसी जगहों पर तैनात किया जाएगा जहां वो इन देशों के लिए खतरा पैदा होने पर चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। पोम्पियो ने चीन का सामना करने के लिए यूरोपियन यूनियन को भी अमेरिका के साथ आने की अपील की। Just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के एक नेता ने नगर पालिका के दफ्तर में जमकर हंगामा किया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रदर्शन के दौरान पार्टी के नेता नगर पालिका के दफ्तर में पहुंच गए, जहां वो नगर पालिका के कामकाज पर इतना भड़क गए कि एक अधिकारी को मारने के लिए उन्होंने वहां रखी कुर्सी उठा ली। हालांकि जैसे ही उन्होंने कुर्सी उठाई, वहां मौजूद पुलिस वालों ने उनका हाथ पकड़ लिया। पुलिस के रोकने पर एमएनएस नेता अपना आपा खो बैठे। उन्होंने अधिकारी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। इसके बाद उन्होंने कई बार उस अधिकारी के नजदीक जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। बाद में किसी तरह उन्हें शांत कराकर दफ्तर से बाहर भेजा गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में रेत का अवैध खनन करने वाले कुछ लोगों का एक जिला पंचायत सदस्य से बदसलूकी करने का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि घटना 8 दिन पहले हुई थी, जब पिटने वाले आदमी ने आरोपियों को रेत का खनन करने से रोकने की कोशिश की थी। लेकिन अवैध तरीके से रेत का खनन करने पहुंचे लोगों ने जिला पंचायत सदस्य को ही बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो एक आदमी ने चोरी छिपे बनाया, जिसमें कुछ लोग बेल्ट से जिला पंचायत सदस्य को पीटते नजर आए। कुछ देर बाद आरोपी उसे पास के एक मकान में ले गए और वहां भी उसके साथ बदसलूकी की गई। बताया गया कि सभी आरोपी यूपी और बिहार से अवैध तरीके से रेत का खनन करने के लिए धमतरी पहुंचे थे, जिन्होंने रोके जाने पर वहां मारपीट की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। चीन के जियांगशी प्रांत में बाढ़ में फंसे 37,000 लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जून की शुरुआत से ही चीन के अलग अलग इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही, जो अब बाढ़ का खतरनाक रूप ले चुकी है। कई फीट पानी के बीच बचाव कर्मी एक बिल्डिंग से लोगों को नाव पर बैठाते नजर आए। एक राहत कर्मी तो एक बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर रास्ता पार कराता दिखा। बाढ़ की वजह से इलाके में पुल टूटे और पेड़ गिरे हुए दिखे। घरों में पानी भर गया, सड़कें नदियां बन गई, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। बताया गया कि बाढ़ की वजह से करीब 70,000 एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई। बाढ़ का कहर सिर्फ जियांगशी जैसे पूर्वी चीन के इलाकों में नहीं बरपा है। चीन के दक्षिणी और पश्चिमी इलाके भी लगातार बाढ़ से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से जुड़े मामलों की संख्या 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर गई। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के कुल 1,52,765 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में तो रिकॉर्ड 5,024 केस सामने आए, जबकि 175 लोगों की मौत हुई। राज्य में कोरोना से अब तक 7,104 लोगों की जान भी गई। हालांकि महाराष्ट्र में अब तक 77,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। LAC पर तनाव के बीच पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन बड़ी साजिश रच रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत से लगी सीमा के करीब पाकिस्तान के इलाकों में चीन 350 से ज्यादा बंकर तैयार कर चुका है और बॉर्डर पार पाकिस्तान की जमीन पर ही चीनी सैनिक एयरपोर्ट भी बना रहे हैं। खबर है कि चीन ने भारत की सीमा के करीब पाकिस्तान में भारी निवेश किया है और चीन की कई एजेंसियां वहां काम पर लगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा डोनेट करने का आरोप लगाया और एक दिन पहले केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया था कि साल 2005 और 6 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन ने पैसे दिए थे। और अगले दिन इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए की सरकारों के दौरान लोगों की मदद के लिए बनाए गए प्रधानमंत्री राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दान किए जाते हैं। ये जो वाड्रा गांधी परिवार है, इस परिवार ने जिस प्रकार पीएम नेशनल रिलीफ फंड के पैसे को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, ये अपने आप में घृणक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। बीजेपी के हमलों का जवाब देने में कांग्रेस ने भी देर नहीं की और राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े इस पूरे मामले को
चीन विवाद से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। भारतीय जनता पार्टी से जब जब देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवालात पूछे जाते हैं, उल्टा कांग्रेस से सवाल करने लगती है ताकि देश के लोगों को गुमराह कर सके। लक्ष्मण ने गांगुली और द्रविड़ की तारीफ की। वीवीएस लक्ष्मण ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ की तारीफ की और इन दोनों की जोड़ी से भारतीय क्रिकेट के हर फॉर्मेट के आगे बढ़ने की उम्मीद जताई। दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन के चांदबाग वाले मकान पर ईडी ने छापेमारी की। इस हिंसा में फंडिंग के आरोप में यह छापेमारी की गई। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में फंसे कई भारतीय अटारी बॉर्डर से स्वदेश लौट आए। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक मकान से एक महिला और उसके पति का शव संदिग्ध हालात में मिला। मकान से उनके 8 महीने का एक बच्चा भी मिला जो घटना के बाद रो रहा था। पति पत्नी के शव पंखे पर लटके हुए पाए गए हैं। 2 वर्ष पूर्व उनकी शादी हुई थी। 9 महीने का बच्चा भी था जो इनके शव के पास से ही रोता हुआ मिला है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने पेट्रोल की बढ़ी कीमतों पर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के कुछ पुराने ट्वीट शेयर किए और उनसे इस बार एनडीए सरकार पर सवाल उठाने को कहा। मनमोहन सिंह के वक्त आपने जो कहा था अब क्यों नहीं कह रहे हैं? इसको दोगलापन कहा जाता है। डेविस कप फाइनल्स टूर्नामेंट कोरोना वायरस की वजह से अगले साल तक के लिए टाल दिया गया। हरियाणा के सोनीपत में कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिसकी जानकारी टोल कर्मचारियों ने फौरन पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस और वायुसेना के कई अधिकारी वहां पहुंच गए। बताया गया कि हेलीकॉप्टर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ा था और इसमें पायलट समेत वायुसेना के 4 जवान सवार थे। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद इसमें खराबी आ गई, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को एक्सप्रेसवे पर उतरना पड़ा। इसके बाद वहां एक दूसरा हेलीकॉप्टर बुलाया गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद तकनीकी खराबी को दूर किया गया और फिर ठीक होने के बाद हेलीकॉप्टर हिंडन एयरबेस के लिए रवाना हो गया। हरियाणा के जींद में दिन दहाड़े एक बैंक कर्मचारी से कुछ बदमाशों ने 1 लाख से ज्यादा की रकम लूटी। घटना को बदमाशों ने उस वक्त अंजाम दिया जब पैसों की वसूली के बाद कर्मचारी बैंक लौट रहा था। लेकिन रास्ते में घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर हमला कर रुपयों से भरा बैग छीन लिया। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें 4 बदमाश बैंक कर्मचारी से पैसे लूटने के लिए सड़क किनारे इंतजार करते दिखे। उनमें एक बदमाश बाइक पर बैठा नजर आया। थोड़ी देर बाद बाइक पर सवार बैंक का कर्मचारी वहां से गुजरता दिखाई दिया। तभी बदमाश ने अपनी बाइक उसके आगे अड़ा दी, जिससे वो सड़क पर गिर गया। इसके बाद 2 बदमाश बैंक कर्मचारी पर टूट पड़े और मारपीट कर उससे पैसों वाला बैग छीन लिया। बाद में चारों बदमाश एक ही मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से फरार हो गए। नेपाल में चीन के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। नेपाल के बीरगंज में चीन के जरिए नेपाल के गांव पर कब्जा किए जाने के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम किया। यूपी के आगरा में चोरी के आरोप में एक महिला के साथ बीच सड़क पर बदसलूकी की गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव के कार्यालय पर हुए हमले की एफआईआर नहीं लिखे जाने के विरोध में धरना दिया। मैंने मध्य प्रदेश पुलिस को इतनी गुलामी करते कभी नहीं देखा जितने हम कर रहे हैं। शिवसेना ने चीन से तनाव के मसले पर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। शिवसेना ने अपने अखबार सामना के जरिए आरोप लगाया कि बीजेपी नेता शब्दों के जरिए चीन को दबाना चाहते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर चीन से चंदा मिलने का आरोप लगाया था। इसके बाद शिवसेना ने दोनों पार्टियों को नसीहत दी कि चीन भारत को परेशान करने की चाल चल रहा है और ये वक्त बीजेपी और कांग्रेस के आपस में लड़ने का नहीं है, बल्कि चीन से लड़ने का है। शिवसेना ने कहा कि चीन से तनाव कम करने की बात झूठ है और चीन भारत पर युद्ध की तलवार लटकाए रहना चाहता है। ब्रिटेन के लिवरपूल में अपनी फुटबॉल टीम की जीत के जश्न में लोग कोरोना को भी भूल गए। लिवरपूल क्लब ने 30 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता, जिसके बाद उसके समर्थक जश्न मनाने के लिए बाहर निकल पड़े। कोरोना से बेपरवाह सैकड़ों लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने जमकर आतिशबाजी की। जीत के जश्न में भीड़ ने कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ा दी। न तो कोई मास्क लगाए दिखा और न ही किसी ने जरूरी दूरी का ध्यान रखा। और तो और बच्चे और बुजुर्ग भी सड़कों पर निकल आए, जबकि इनके कोरोना की चपेट में आने का खतरा और भी ज्यादा होता है।
लिवरपूल क्लब के सामने इकट्ठा लोग आधी रात के बाद भी जीत का जश्न मनाते रहे। कई लोग तो क्लब की छत पर चढ़ गए। हाथों में मशाल लिए कई समर्थक नकली ट्रॉफी के साथ घूमते नजर आए। भीड़ की वजह से वहां ट्रैफिक जैम लग गया, लेकिन बेपरवाह समर्थक जश्न मनाने में डूबे रहे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अपने शासनकाल में कांग्रेस चीन की व्यापार नीति के आगे झुक गई। पार्टी ने मनमोहन सिंह की सरकार के समय लिए किए गए फैसलों का जिक्र किया और कांग्रेस से सवाल पूछा कि अगर वो आयात और निर्यात से जुड़े समझौते आरसीईपी में विरोध में थी तो वो 2012 में चीन के साथ व्यापार समझौते पर आगे क्यों बढ़े। आरसीईपी एक फ्री ट्रेड पैक्ट है जिसमें आसियान के 10 सदस्य देश शामिल हैं। इस पैक्ट के तहत ये देश आयात और निर्यात करने पर एक दूसरे पर बहुत कम टैक्स लगाते हैं। और बीजेपी ने आरोप लगाया कि मनमोहन सरकार ये जानती थी कि भारत में चीन के सामान का आयात ज्यादा होता है और आरसीईपी में शामिल होने पर भारत का घाटा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने आरसीईपी में शामिल होने का फैसला किया और कहा कि ऐसा व्यवहार करना व्यवहारिक नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आरसीईपी से बाहर निकलने का फैसला किया। खबर है कि महाराष्ट्र में 1 जुलाई से दफ्तरों में ज्यादा स्टाफ के काम करने की इजाजत मिल सकती है। अभी प्राइवेट दफ्तरों में 10% स्टाफ रखने की छूट है, जिसे 30% तक किया जा सकता है। सरकारी दफ्तरों में 50% से ज्यादा स्टाफ को काम की छूट मिल सकती है। महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है, जिसमें काम पर वापस आने वाले स्टाफ के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। कोरोना के खतरे के बीच चीन की तरह ताइवान में भी ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाया गया। वहां हर साल मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल के महामारी की वजह से रद्द होने का खतरा था, लेकिन बाद में इसे कुछ शर्तों के साथ आयोजित करने का फैसला किया गया। राजधानी ताइपे में हुए इस ड्रैगन बोट फेस्टिवल में 80 टीमें शामिल हुईं, जो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगाती नजर आई। रेस शुरू होने से पहले सभी टीमें पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंची और अपनी नावों के साथ नदी में उतर गईं। हर नाव में कई लोग सवार थे जो तेजी से चप्पू चलाते नजर आए। नावों की इस रेस में महिलाओं की टीमें भी शामिल हुईं, जो दूसरी नावों को कड़ी टक्कर देती नजर आईं। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए नावों पर पारंपरिक नगाड़े भी बजाए गए। हालांकि कोरोना की वजह से वहां दर्शकों के आने की मनाही थी। ऐसे में ये सिर्फ कुछ लोग ही नदी के किनारे नावों की रेस देखते नजर आए। पंजाब में केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश पर अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तीखी बहस करते नजर आए। 2 दिन पहले हुई सभी दलों की इस बैठक का एक वीडियो सामने आया, जिसमें अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल बार बार मुख्यमंत्री को यह बताते दिखे कि जिस अध्यादेश का कांग्रेस पूरे देश में विरोध कर रही है, वैसा ही कानून अमरिंदर सरकार पंजाब में 2017 में ही लागू कर चुकी है। थोड़ी सरकार ने आप पास कीतियां कि नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री उन्हें मौजूदा प्रस्ताव पर बात करने की नसीहत देते दिखे, जिसमें केंद्र के अध्यादेश को देश के संघीय ढांचे पर हमला बताया गया था। Just listen to the resolution. लेकिन बादल बार बार अपनी बात पर अड़े नजर आए तो कैप्टन उखड़ गए। स्टेट पावर असी स्टेट मर्जी जो मर्जी करे, साढ़े पावर खिंच के सेंटर नहीं कर सकती कुछ। कैप्टन की झुंझलाहट से बादल को मौका मिल गया और उन्होंने लगे हाथ पंजाब सरकार से पूछ लिया कि अगर केंद्र सरकार का अध्यादेश गलत है तो पंजाब सरकार ने जो कानून बनाया उसे क्या माना जाए। सीएम साहब, दैट मींस जड़ियां प्रोविजंस पास कीतियां तुसी वो सही है। बादल के तेवरों से पंजाब सरकार के कई मंत्री भड़क गए। पंजाब सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बातें बाहर आने के बाद अकाली दल पर बैठक के रुख से पलटने का आरोप लगाया। असम के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ गए। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, जिसकी कुछ तस्वीरें डिब्रूगढ़ जिले से भी सामने आई। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया। जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां गुजरती थीं, वहां नाव चलती दिखी, जबकि सड़कों के किनारे बनी दुकानों में भी पानी भर गया। हर तरफ पानी भरने से वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। मजबूरी में कुछ लोग घुटनों तक भरे पानी से गुजरते हुए नजर आए। पानी भरने की वजह से शहर के हर हिस्से से लगभग ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जबकि हाईवे पर भी पानी भरने से कई गाड़ियां फंस गईं। और एक सड़क पर बने अंडरपास में तो इतना पानी भर गया कि वहां से गुजर रहा एक ट्रक पानी के बीच में फंस गया। जब ट्रक को निकालने की सारी कोशिश बेकार हो गई तो क्रेन बुलानी पड़ी, जिसके बाद क्रेन की मदद से पानी के बीच फंसे एक ट्रक को बाहर निकाला गया। नदी किनारे बसे इलाकों में भी हालात बिगड़ गए।
एक इलाके में तो कई मकान पानी में डूबे हुए दिखाई दिए, जबकि वहां रहने वाले लोग किसी तरह बचते बचाते सुरक्षित इलाकों की तरफ जाते दिखे। पानी भरने की वजह से परेशान लोगों के लिए प्रशासन ने भी इंतजाम तेज कर दिए। राहत कार्य जो है वो रिलीफ कैंप्स में जारी है और लोगों का भी जो निकलना चाह रहे हैं गाँव से पानी के बढ़ते लेवल की वजह से उनको निकाला जा रहा है। डेविड वॉर्नर के डांस का एक वीडियो वायरल हो गया। डेविड वॉर्नर का अपनी पत्नी के साथ एक पंजाबी गाने पर डांस का वीडियो वायरल हो गया। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक 15 जुलाई तक बढ़ा दी। हरियाणा के रोहतक में 2.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ दिन पहले भी रोहतक में हल्का भूकंप आया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी सौंपी गई। सुशांत सिंह राजपूत का एक पुराना वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो अपनी आखिरी फिल्म दिल बेचारा में उनकी दादी का किरदार निभाने वाली सुब्बलक्ष्मी के साथ डांस करते दिखाई दी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने एक वीडियो ट्वीट कर राज्य की वाईएस जगन रेड्डी पर निशाना साधा। इस वीडियो में स्वास्थ्य विभाग की टीम एक खुदाई करने वाली मशीन के जरिए कोरोना पीड़ित का शव लेकर जा रही है और इतना ही नहीं, शव को प्लास्टिक में लपेटा गया है। चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये वीडियो बेहद शर्मसार और चौंकाने वाला है। कम से कम इस शव को कुछ थोड़ा सम्मान जरूर मिलना चाहिए। सरकार शवों के साथ इस तरह के बर्ताव के लिए जिम्मेदार है। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अम्फन तूफान पीड़ितों ने मुआवजे और राहत सामग्री के लिए खूब हंगामा किया। आरोप है कि वहां के लोगों की मदद के लिए जो सरकारी फंड आया उसमें टीएमसी के स्थानीय नेताओं ने गड़बड़ी की, जिसकी वजह से दक्षिण 24 परगना जिले के अलग अलग इलाकों में लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहां के धर्मपुकुरिया गांव में तो मुआवजा नहीं मिलने से नाराज महिलाएं झाड़ू लेकर टीएमसी नेता और वहां के ग्राम पंचायत सदस्य के घर पहुंच गईं और उसे घेर लिया। इन महिलाओं ने पहले तो ग्राम पंचायत सदस्य को जबरन घर से बाहर निकाला और फिर उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद एक बुजुर्ग महिला ने आकर बीच बचाव किया। दक्षिण 24 परगना जिले के पाथर प्रतिमा इलाके में भी अम्फन तूफान से पीड़ित लोग गुस्से में नजर आए। वहां लोग टीएमसी नेता के घर के बाहर इकट्ठा हुए और उन्होंने राहत सामग्री नहीं मिलने पर हंगामा किया। अम्फन तूफान की वजह से बर्बाद हो चुके इन लोगों ने टीएमसी नेता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो हाथापाई की नौबत आ गई। दक्षिण 24 परगना बंगाल के उन जिलों में शामिल है जहां अम्फन तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। दिल्ली के सीमापुरी थाने में बीती रात एक सिपाही ने दूसरे सिपाही को गोली मार दी। घायल सिपाही आमोद को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद साथी पुलिसकर्मी ने दोनों को समझाया, लेकिन इस दौरान रविंद्र ने अपने साथी आमोद को गोली मार दी। आरोपी सिपाही रविंद्र को तुरंत गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल बढ़ाने से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग शुरू हो गई। पहले ये चुनाव एक ही दिन में 22 अप्रैल को पूरा होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे 1 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया था। लेकिन मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ ज्यादा न जुटे, इसके लिए तय तारीख से एक हफ्ता पहले ही मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसके बाद लोग मतदान केंद्रों पर जाकर अपना वोट डालते नजर आए। वहां मौजूद अधिकारी उनके पहचान पत्र को देखने के बाद ही उन्हें मतदान में हिस्सा लेने की इजाजत देते दिखे। मतदाता अपनी राय को एक कागज में लिखकर उसे मतपेटियों में डालते नजर आए। रूस में संविधान में किसी भी तरह के बदलाव के लिए लोगों की राय जानना जरूरी है, जिसके तहत 1 जुलाई तक वहां के लोग वोटिंग में हिस्सा ले पाएंगे। ऐसे में अगर वो बिल के पक्ष में वोट करते हैं तो व्लादिमीर पुतिन का अगले 16 साल यानी 2036 तक रूस के राष्ट्रपति पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि वहां की विपक्षी पार्टियां इस संशोधन के पक्ष में नहीं हैं और वो लगातार इसका विरोध कर रही हैं। कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि उन्हें 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। वेतन नहीं मिलने से नाराज इन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। हालांकि इन स्वास्थ्य कर्मियों का यह प्रदर्शन महज 2 घंटे के लिए ही था, मगर उन्होंने साफ कर दिया कि अगर जल्द उनका वेतन नहीं दिया गया तो वो लोग बेमियादी हड़ताल शुरू कर देंगे। अभी फिर हमारी सैलरी 2 महीने से नहीं आई है, तीसरा महीना भी खत्म होने वाला है 2 दिन में।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले इस अस्पताल के कर्मचारियों ने ये आरोप भी लगाया कि उन्हें कोरोना से बचाव के लिए जरूरी चीजें तक नहीं दी जा रही। पीपी किट भी नहीं है, ग्लव्स भी नहीं है और कोई दवाई भी नहीं दी गई है। सच्चाई तो ये भी हिंदूराव के अंदर। वहीं हिंदूराव अस्पताल में प्रदर्शन की खबर मिलते ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने जल्द वेतन देने का भरोसा स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया। सभी पैरामेडिकल स्टाफ को बताना चाहते हैं कि जल्द ही आपको भी सैलरी मिलेगी। इस समय कोविड से लड़ने का समय, हम सब मिलकर लड़ेंगे जब भी कोविड को हराएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को रिटायरमेंट तक सरकारी मकान में रहने की सुविधा का ऐलान किया। उद्धव सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसे कोरोना योद्धाओं के सम्मान में लिया गया फैसला बताया। उनका परिवार जो शासकीय निवास स्थान में रहता है, उनको उसी निवास स्थान में उनके रिटायरमेंट तक रहने का निर्णय भी राज्य शासन ने लिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पिछले दिनों उन्हें कोरोना वायरस होने के बाद प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। फिल्म निर्देशक एस राजामौली ने फिल्म बाहुबली के किरदारों वाले मास्क के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और लोगों को भी कोरोना वायरस से बचने के लिए ऐसा करने की सलाह दी। हार्दिक पांड्या ने गुजरात के वडोदरा में अंडर 19 क्रिकेटरों के साथ अपना अनुभव साझा किया। इस दौरान उनके भाई कृणाल भी वहां मौजूद रहे। चीन के सामान के विरोध के बाद कोलकाता में चीन की कंपनी के मोबाइल बेचने वाले एक दुकानदार ने मेड इन इंडिया का पोस्टर लगा दिया। जो ये शॉप या फिर जो ब्रांड के लोग हैं, उन्हें ये लगा कि लोग नहीं आएंगे, कस्टमर्स नहीं आएंगे, जिसके मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। भारतीय बैडमिंटन संघ 1 जुलाई से हैदराबाद में खिलाड़ियों के लिए अभ्यास शिविर शुरू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए साफ कर दिया कि विमान में बीच की सीट खाली रखनी जरूरी नहीं होगी। इससे पहले एक याचिका में कोरोना वायरस की वजह से बीच की सीट खाली रखने की मांग की गई थी, लेकिन इसका ये कहते हुए विरोध किया गया कि एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही हैं। गुवाहाटी में जमीन खिसकने से हुए हादसे के बाद बचाव दल ने एक आदमी को सुरक्षित बचा लिया। यह आदमी मकान के मलबे के नीचे बुरी तरह से दब गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई और इस आदमी को बचाने की कोशिश तेज कर दी गई। मलबे में बुरी तरह फंसे आदमी को निकालने में कई जवान एक साथ जुटे दिखाई दिए। काफी देर तक कोशिश करने के बाद बचाव दल के जवानों ने मलबे में दबे इस आदमी को धीरे धीरे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एनडीआरएफ के जवान मलबे में दबे आदमी का हौसला भी बढ़ाते रहे। मलबे में दबने की वजह से आदमी बुरी तरह घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। राजस्थान, यूपी और एमपी के बाद बिहार के रोहतास में टिड्डियों ने हमला किया, जिससे वहां के किसानों की परेशानी बढ़ गई। पाकिस्तान से आई ये टिड्डियां कई इलाकों में उड़ती नजर आई और लाखों की संख्या में पहुंची इन टिड्डियों ने पूरे आसमान पर अपना कब्जा जमा लिया। टिड्डियों के हमले की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक में टिड्डियों का दल खेतों के ऊपर मंडराता दिखाई दिया, जिसके बाद अपनी फसल को बचाने के लिए कुछ लोग अलग अलग आवाजें निकालकर उन्हें भगाने की कोशिश करते नजर आए। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें टिड्डियों का झुंड घरों और पेड़ों के ऊपर उड़ता दिखा। पाकिस्तान से पहुंची इन टिड्डियों ने सैकड़ों बीघे में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से इलाके के किसान परेशान दिखे। फसल सब चढ़ गया है, परेशान हो रहे हैं, हिला रहे हैं, दवाई मार रहे हैं, कुछ हमें को फायदा नहीं है, नुकसान है। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और ये मुठभेड़ सेक्टर 20 में हुई है और इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को बदमाशों के पास से बंदूक, तमंचा और चोरी की बाइक मिली है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद पेरिस के आईफल टावर को भी लोगों के लिए दोबारा खोल दिया गया। फ्रांस के कोरोना की चपेट में आने की वजह से इसे मार्च में ही बंद कर दिया गया था, जिसे 3 महीने बाद एक बार फिर लोगों के लिए खोल दिया गया। आईफल टावर के खुलते ही लोग भी वहां पहुंचने लगे, जिनका खास अंदाज में स्वागत किया गया। And now today it's a day to enjoy, it's a day to relax. टावर के ऊपर जाने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि एक बार में कुछ लोगों को ही वहां जाने की इजाजत दी गई।
ऊपर पहुंचने वाले लोग वहां से शहर को देख बेहद खुश नजर आए। ऊपर मौजूद लोग वहां से तस्वीरें लेते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि इन सभी लोगों को जरूरी दूरी का ध्यान रखने की हिदायत दी गई और मास्क लगाने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। अमेरिका के शिकागो में चीन के दूतावास के बाहर भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चीन पर पड़ोसी मुल्कों के साथ ज्यादती का आरोप लगाया और इसका विरोध जताने के लिए कुछ लोग चीनी दूतावास के बाहर पहुंच गए और फिर लद्दाख में चीन की ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कई लोग बैनर और पोस्टर लिए नजर आए जिन पर चीन के खिलाफ नारे लिखे दिखाई दिए। एक पोस्टर पर चीन के सामान के बहिष्कार की बात लिखी नजर आई, जबकि एक दूसरे पोस्टर पर चीन को दुनिया की समस्या का केंद्र बताया गया। प्रदर्शन के दौरान वहां से गुजरने वालों को चीन के जरिए किए जा रहे अत्याचार की जानकारी भी दी गई। इतना ही नहीं, लोगों ने ताइवान और तिब्बत का मुद्दा भी उठाया। चीन का विरोध कर रहे लोग अपने मुंह को मास्क से ढके नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी किया। कोरोना संकट की वजह से दिल्ली के सभी स्कूल जुलाई में भी बंद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बात की जानकारी दी कि अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दिल्ली के सभी स्कूलों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला लिया गया। साथ ही 31 जुलाई के बाद स्कूलों को खोलने और उनमें पढ़ाई के तरीकों पर भी बैठक में चर्चा हुई। मनीष सिसोदिया ने बताया कि स्कूलों के बंद होने की वजह से छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े, इसलिए पहले की तरह ऑनलाइन क्लासेस को जारी के रखा जाएगा और उनके जरिए उनकी पढ़ाई चलती रहेगी। बीजेपी नेता प्रभात झा ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर चीन का एजेंट होने का आरोप लगा दिया। उन्होंने चीन के राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन देने पर हो रहे विवाद के बारे में बात करते हुए सब कहा, क्योंकि जिस समय की ये बात है उस समय कमलनाथ देश के वाणिज्य मंत्री थे। कमलनाथ जी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं कि वो चीन के एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। बताया गया कि एक दिन पहले सुरक्षा बल को वहां के गांव में इन आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद बख्तरबंद गाड़ियों से पहुंचे जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। चारों तरफ से घिर चुके आतंकियों को जब भागने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बल ने भी कार्रवाई तेज कर दी। जवानों की इस कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए और जिस मकान में वो छिपे थे वहां से धुआं उठता भी दिखाई दिया। मकान में लगी आग को बुझाने के लिए एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुलाई गई। Today morning, when the terrorists again tried to escape from this house, in the ensuing gunfight, they were neutralized by own troops. देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के पार हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 18,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। तो वहीं कोरोना की वजह से 24 घंटे में 384 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के मरीज बढ़कर 5,08,000 के पार पहुंच गए, जबकि देश भर में कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 15,500 के पार पहुंच चुका है। देश भर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर पीएम पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने देश में नए हिस्सों में कोरोना के मामले सामने आने पर पीएम को निशाने पर लिया और एक ट्वीट के जरिए कोरोना महामारी से जंग में पीएम पर सरेंडर करने का आरोप लगाया। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी ने पीएम को निशाने पर लेते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कोरोना तेजी से देश के नए इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है। भारत सरकार के पास इसे हराने का कोई प्लान नहीं है। पीएम चुप हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है और वो महामारी लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये सीधा हमला, और उन्होंने कहा कि कोरोना जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब नए नए हिस्से हैं उसको भी अपने चपेट में अब कोरोना ले रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कह रहे हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो एक तरीके से कांग्रेस जहां एक चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से कोरोना के मुद्दे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं।
तो देश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 5 लाख के पार हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 18,000 से ज्यादा नए मरीज आए हैं। तो वहीं कोरोना की वजह से 24 घंटे में 384 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के मरीज बढ़कर 5,08,000 के पार पहुंच गए, जबकि देश भर में कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 15,500 के आंकड़े को पार कर गया है। रवि हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, मरीजों की संख्या अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 18,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए और वहीं मौत के आंकड़े थोड़े कम जरूर है, 384। बिल्कुल, मौत के आंकड़ों में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन जो पॉजिटिव मामले हैं पिछले 24 घंटे में उनमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक दिन पहले ही 18,000 से कम आंकड़े थे 24 घंटे के, लेकिन आज 18,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 18,552 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज पूरे देश भर में पाए गए हैं, लेकिन ठीक होने वाले की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। इसमें रिकवरी रेट 58.13% हो चुका है। एक चीज और भी देखने को मिल रही है कि आज का एक बार फिर आंकड़ा टूटा है, क्योंकि 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में जो कोरोना की जांच हुई है वो अभी तक सबसे ज्यादा लोगों की कोरोना की जांच हुई है। 2,20,479 लोगों के सैंपल जो है कोरोना की जांच हुई है। तो ये कोरोना के टेस्ट को लेकर सरकार बार बार जोर दे रही है और लगातार उस पर जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि जो पॉजिटिव मामले हैं वो भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं जितनी तेजी से जांच बढ़ रही है। जी। उधर कोलकाता में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कुछ मरीजों में अलग तरीके के लक्षण देखने का दावा किया गया। इसके बाहर जो वॉमिटिंग है, आपकी स्किन रैशेस है, ये भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम पेशेंट्स में वो नजर आते हैं। दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई शहरों में कांग्रेस ने गलवान के शहीदों की याद में कार्यक्रम किए। इन कार्यक्रमों में जवानों को श्रद्धांजलि देने के अलावा धरना देकर केंद्र सरकार पर भी हमला बोला गया। दिल्ली में इंडिया गेट के पास भी कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देने पहुंचे, जिन्हें काफी देर समझाने के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया और जोर जबरदस्ती करने वाले कुछ कार्यकर्ताओं को सड़क से उठाकर वहां खड़ी गाड़ी में बैठा दिया। इससे पहले धरने पर बैठे सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कई बार वहां से हटने की चेतावनी दी, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हटे। यहाँ से हट जाएं, आप सभी से निवेदन है, यहाँ पे 12 लगी हुई है, यहाँ पे कोई धरना करने की अनुमति नहीं है। हिरासत में लिए जाने के बाद गलवान के शहीदों के बहाने कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला। नरेंद्र मोदी जवाब दे कि 20 शहीद कैसे हो गए? आप कहते हैं कि चाइना हमारी सीमा में नहीं आया है। ये धरना खत्म हुआ तो थोड़ी देर बाद इंडिया गेट के पास ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए। धरना देने के लिए वो सभी लोग सड़क पर बैठ गए। हालांकि वहां भी पुलिस ने सख्ती दिखाई और तुरंत सभी लोगों को वहां से हटा दिया। दिल्ली के अलावा मुंबई और अहमदाबाद में भी शहीदों की याद में कार्यक्रम रखा गया और कई कांग्रेस नेताओं ने वहां पहुंचकर गलवान में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। गुजरात के आणंद में चीन के सामान का बहिष्कार करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया गया। वहां की एक संस्था ने टिकटॉक ऐप को मोबाइल फोन से हटाने पर 250 ग्राम ड्राई फ्रूट्स देने का इनाम रखा, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई। हाथों में मोबाइल पकड़े लोग कतार में खड़े नजर आए। एक एक कर सभी लोगों के नाम नोट किए गए। इसके बाद चीन के ऐप अपने मोबाइल से डिलीट करने वालों को ड्राई फ्रूट्स के पैकेट दिए गए। चीन के खिलाफ लोगों में नाराजगी इतनी थी कि कुछ घंटे में ही करीब 2,500 लोगों ने अपने मोबाइल से चीन के ऐप हटा दिए। चीन का इस तरह विरोध करने वालों में बुजुर्ग, महिलाएं और नौजवान सभी शामिल दिखे। इसका हेतु ये है कि सभी लोग धीरे धीरे भारत देश में से चाइनीज उत्पादनों और चाइनीज सेवाओं का बहिष्कार करके। खबरें हैं कि अनलॉक 2 यानी कोरोना की वजह से बंद पड़ी सेवाओं को खोलने के दूसरे चरण में सरकार 15 जुलाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सीमित मंजूरी दे सकती है। अनलॉक 2 देश में कब लागू होगा इसकी अभी कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें सरकार की तरफ से कुछ देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छूट दी जा सकती है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि 15 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर रोक बरकरार रहेगी। इसके अलावा अनलॉक 2 में मजदूरों के पलायन की वजह से मुश्किल दौर से गुजर रहे उद्योगों को रफ्तार देने के लिए भी फैसले हो सकते हैं। चर्चा है कि ऐसे मजदूर जो वापस काम पर लौटना चाहते हैं उनकी वापसी के लिए सरकार स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का फैसला ले सकती है। हालांकि खबरें हैं कि स्कूल, कॉलेजों और मेट्रो सेवाओं को अनलॉक 2 से भी बाहर रखा जा सकता है।